Hello dear students. Today we are going to discuss class 11 chemistry chapter number 4 chemical bonding NCERT solutions. First question is explain the formation of a chemical bond. Means you have to define what is chemical bond. So as in the solution you can see the attractive force which holds various constituent atoms, ion, etc. together in a different chemical species is called a chemical bond. The formation of chemical compounds take place as a result of combinations of atoms in different ways. The atoms interact with each other on account of following reasons: lowering of energy of combining atoms. The process of bonding between the atoms decreases the energy of the combining atoms and gives rise to the formation of a system which has lower energy and hence has a greater stability. Second, Lewis octet rule. Octet theory of valency of electronic theory of valency states that in the formation of a chemical bond, atoms interact with each other by losing, gaining or sharing of electron so as to acquire a stable outer shell of 8 electrons. The tendency of atoms to achieve the 8 electrons in their outermost cell is known as octet rule. First of all, you should understand what is chemical bond. It is the force of attraction between the two atoms. Means it is the force of attraction between the two atoms which hold them together, and it can be done by lowering of energy. As both the atom has their energy, both the atoms will lower their energy, then only there is a formation of chemical bond. So as you can see, it is written very clearly, the attractive force which holds various constituents together in different chemical species is called chemical bond. कहने का मतलब कोई भी दो एटम के बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों एटम को जो होल्ड करके एक दूसरे को रखता है, उस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है. ये दो तरीके से हुआ जाता है. लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. कहने का मतलब दो जो भी एटम्स हैं, अगर वो एटम्स अपना एनर्जी को लो करे तो ही जा कर के केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. दूसरा, इस सिस्टम में जो भी एटम्स जितना कम मतलब एनर्जी करेगा, जितनी अपनी एनर्जी को लो करेगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी का फॉर्मेशन होगा. दूसरा है लिविस ऑक्टेट रूल. मतलब कहने का मतलब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके, अदरवाइज शेयर करके किया जा सकता है. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट लिविस डॉट सिंबल फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स: मैग्नीशियम, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन. ये सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको सिंबल वाइज रिप्रेजेंट करके उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैग्नीशियम का एक लेफ्ट साइड और दूसरे राइट साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन. उसी तरह सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. थर्ड क्वेश्चन है राइट लिविस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस: सल्फर और सल्फर 2 माइनस, अल्युमिनियम एंड अल्युमिनियम 3 प्लस, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन माइनस. तो उसके लिए कैसे आप लिखेंगे लिविस सिंबल? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लिविस सिंबल लिखा गया है. सल्फर सल्फर माइनस का S2 माइनस, अल्युमिनियम अल्युमिनियम 3 प्लस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन माइनस. राइट. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको ड्रॉ द लिविस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. आपको क्या करना है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. किसका? H2S का, SiCl4 का, BeF2 का, CO3 2 माइनस का और फॉर्मिक एसिड का HCOOH का. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से H2S का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिसमें सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट कर जाए. SiCl4 में आप देख लीजिए किस तरह से हमने ड्रॉ किया है. BeF2 का आप देख लीजिए, कार्बोनेट का आप देख लीजिए, फॉर्मिक एसिड का देख लीजिए. अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. यहाँ पर आपको डिफाइन करना है ऑक्टेट रूल, इसकी सिग्निफिकेंस और इसके लिमिटेशंस क्या सब हैं.
तो octet rule, the tendency of atoms in a molecules to have 8 electrons in their valence shell, 2 for hydrogen atom, is known as octet rule. कहने का मतलब हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को जो गेन करेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी है. हाइड्रोजन का डुएट होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट होगा. तो आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्टेट रूल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. दूसरा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कोई कंपाउंड बनता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. अब अगर बात करें हम इसकी लिमिटेशंस के, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलिए, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बोलिए. तो इसमें इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8, दैट इज लिथियम क्लोराइड, beryllium hydride, boron trichloride. And in a molecules with odd number of electrons like nitric oxide, इसमें odd electrons है, nitrogen oxide NO2, the octet rule is not satisfied for all these atoms. मतलब इसके कुछ limitations है जहाँ पर octet rule काम नहीं करते हैं. बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड है जहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, सुपर कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं. देख लीजिए थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा भी है. In a number of compounds there are more than 8 valence electrons around the central atom. This is termed as the expanded octet. Some of the examples of such compounds are PF5, SF6, H2SO4 and a number of coordination compound. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में. Write the favorable factors for the formation of an ionic bond. Ionic bond के लिए क्या सब फैक्टर्स है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसके बारे में मैं डिस्क्राइब किया हूँ. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मेटल के लिए क्या जरूरी है, आयोनाइजेशन एनर्जी. लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर इज द इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. मतलब जो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो कैटायन फॉर्मेशन में बहुत ही कम एटम में एनर्जी लेगा, मतलब कम अमाउंट में एनर्जी लेगा. लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर इज द इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एनायन. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो जो है एनायन का फॉर्मेशन इजिली करेगा. तीसरा है लैटिस एनर्जी. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कैटायन एंड एनायंस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर from infinity to their respective equilibrium sites in the crystal lattice to form one molecule of the ionic compound. The higher the magnitude of the lattice energy, the greater is the stability of the formation of an ionic bond. अब सीधा सीधी आप याद रखिए कि कोई भी आयनिक बॉन्ड के लिए क्या जरूरी है, कैटायन जरूरी है, एनायन जरूरी है. तो मेटल से कैटायन बनेगा, नॉन मेटल से एनायन बनेगा. कैटायन कैसे बनेगा, कोई भी मेटल्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उससे हम लोग उसका कैटायन बना लेंगे मेटल को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नॉन मेटल को एनायन कर देंगे. अब जो लैटिस एनर्जी होगा, लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं, इस दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ला करके इनको एक क्रिस्टल लैटिस में जो फॉर्म करेंगे, एक आयनिक कंपाउंड में जो फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है. तो कहा जाता है कि जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना मजबूत आयनिक बॉन्ड. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द वैस्पर मॉडल. बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, सॉरी H2S और फॉस्फीन PH3. तो वैस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम. तो यहाँ पर देख लीजिए BeCl2. BeCl2 में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ 2 बॉन्ड्स पेयर एंड लैक ऑफ लोन पेयर गिव्स द लीनियर शेप. बेरिलियम में 2 से ज़्यादा उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस कारण से उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो वो लीनियर शेप का फॉर्मेशन करेगा. BeCl2 क्या होगा, स्ट्रेट बनेगा BeCl2. ऐसे बेरिलियम आप देख रहे हैं, उसके आजू बाजू लेफ्ट साइड राइट साइड एक एक बॉन्ड बन जाएगा BeCl2. अब आ जाइए बोरॉन ट्राइक्लोराइड. प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर्स एंड लैक ऑफ लोन पेयर्स गिव्स द
ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया किस तरह का ज्योमेट्री फॉर्मेशन होगा, उसके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताया है। तो ये वैस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि अगर इसमें लोन पेयर नहीं है जिस कारण से इसका ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो रहा है। नेक्स्ट है सिलिकम टेट्राक्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ 4 बॉन्ड पेयर एंड लैक ऑफ लोन पेयर गिव्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन क्यों होता है वो भी आप देख सकते हैं, इसके पास भी लोन पेयर नहीं है। उसके बाद ASF5 में आप देख लीजिए, इसके अंदर में 5 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। H2S का देख लीजिए, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये एंगुलर बेंट शेप इसका ज्योमेट्री है। PH3 फॉस्फिन का देख लीजिए, इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ज्योमेट्री का फॉर्मेशन लेता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर में। Although geometries of ammonia and water molecules are distorted, tetrahedral bond length in water is less than the ammonia. Discuss. Bond angle in ammonia is 107.5 degree and in water it's 104.5 degree. In H2O, oxygen has 2 lone pair. In ammonia, nitrogen has only 1 lone pair. In water, 2 lone pair on oxygen repel each other and the bonded pairs are more strongly and cause them to come closer, thereby reducing the angle. सीधा सीधी समझिए, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना मैक्सिमम रिपल्सन होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो इफेक्ट करेगा बॉन्ड एंगल के ऊपर में, जिस कारण से आप देख सकते हैं अमोनिया में 107.5, वाटर में 104.5। अब आ जाइए, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, सो हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब सीधा सीधी समझिए, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन एक ही है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर में। बॉन्ड लेंथ किसको कहोगे? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस। The equilibrium distance between the centers of the nuclei of 2 atoms bonded together is termed as a bond length or bond distance. Bond length in ionic compound, it can be cationic radius plus anionic radius, and bond length in covalent compound, radius of first atom plus radius of second atom. So you can see here the define of bond length in ionic and covalent compounds. Now let's come towards the question number 11. Explain the important aspects of resonance with reference to the carbonate 2- ion. Whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons known as the canonical forms of the hybrid are taken, which describes the molecule accurately. This phenomenon is known as resonance. Resonance hybrid structures of carbonate ion as shown here. So first of all let me describe you about the resonance. Resonance है क्या? देखिए, लिविस स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आपको नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन कोई भी कंपाउंड का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि उसके न्यूक्लियाई के बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैनोनिकल फॉर्म्स करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स कहने का मतलब अलग अलग शेप्स जो है, मतलब कभी लोन पेयर जो है लेफ्ट साइड, कभी लोन पेयर राइट साइड, तो इस तरह का जो है जो शेप फॉर्मेशन करता है, इस घटना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनेट 2- आयन का स्ट्रक्चर्स, जिसमें कार्बोनेट में आप देख लीजिए पहले ऑक्सीजन जो ऊपर में है उसके ऊपर में 2 लोन पेयर है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर है। अब ये नीचे वाला जो दोनों है उसमें 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है और एक एनायन चार्ज है। दूसरे वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, अब डबल बॉन्ड आ गया सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर में, और तीसरे वाले में देख लीजिए डबल बॉन्ड आ गया थर्ड। तो ये जो डिफरेंट ऑक्सीजन के ऊपर में जो बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है ये आपको क्या बताता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। The relative position of all the atoms in each of the canonical form is seen. The number of unpaired and paired electrons in each of the canonical form is seen. Negative charge is residing on more electronegative atom. As a result of resonance, bond length and bond order is same. ये 4 पॉइंट को याद रखना हमेशा। ये देखो हमेशा याद रखना, पोजीशन अलग नहीं होगा,
जिसका जो पोजीशन है फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन। खाली जो अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैनोनिकल फॉर्म्स करते हैं। पहले एटम पे, कभी पहले पे डबल बॉन्ड, कभी दूसरे पे डबल बॉन्ड, कभी तीसरे पे डबल बॉन्ड, और वो निगेटिव चार्ज जो है वो जो है कहाँ पे रिसाइड करेगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहाँ पे रिसाइड करेगा। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सबका सेम होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। H3PO3 can be represented by the structure first and second shown below. Can these two structures be taken as the canonical forms of the resonance hybrid representing H3PO3 or what? If not, give reason for the same. देख लीजिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिया है H3PO3 का, जिसमें दो साइड OH है, फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O है और एक ऊपर में H है। These two cannot call a canonical form as a relative position of hydrogen is changed. अब देख लीजिए यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देख लीजिए हाइड्रोजन ऊपर है और ऑक्सीजन नीचे है, और दूसरे वाले में देख लीजिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो ये जो पोजीशंस चेंज नहीं होता है कभी भी रेजोनेंस में या कैनोनिकल फॉर्म्स में, पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन दिस टू कैन नॉट कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स as a relative position of hydrogen is changed. In resonance, canonical forms should differ only in the position of electrons and not in the positions of atoms. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर में। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3, NO2 एंड NO3 माइनस। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने SO3, NO2 का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं इजीली, और नीचे में NO3 माइनस का। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 14 है यूज Lewis symbol to show electron transfer between the following atoms to form cations and anions। यहाँ पे आपको बताना है कितने cations कितने anions होंगे। पोटाशियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, अल्मोनियम एंड नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं पोटाशियम का क्या होता है 2881, जिसमें से एक कैटायन होगा। सल्फर का क्या होता है 286, तो उसके पास दो एनायन होंगे, राइट। तो K2S। यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन का भी देख लीजिए CaO होगा। अल्मोनियम और नाइट्रोजन का देख लीजिए अल्मोनियम नाइट्राइट होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर में। ऑल द बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट while that of carbon dioxide is linear. Explain this on the basis of dipole moment. डायपोल मोमेंट के आधार पे आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हुए भी वाटर का शेप बेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर है। ये आपको डायपोल मोमेंट को बेस लेकर के बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ट्राई एटॉमिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0, एंड इट implies that carbon dioxide has a symmetrical structure which is possible only when it is linear. However, water has a net dipole moment suggesting that the molecule is non-linear. अब सीधा सीधी याद रखना है आपको, देख लीजिए यहाँ पर कार्बन को दोनों साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन वाटर का क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, पोलर होगा ये, तो ये लीनियर ना हो करके ये जो है बेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है लीनियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। राइट द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट आर टू डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। Molecules having zero dipole moments are said to be non-polar molecules, and those having mu r is not equal to 0 are polar in nature. To determine the percentage of ionic character, percentage ionic character is equal to experimental value of the dipole moment upon theoretical value of the dipole moment into 100. To determine the geometry of the molecules, the value of dipole moment provide valuable information about the structures of the molecule. Carbon dioxide, carbon disulfide are the linear as value of the dipole moment are 0. Water is non-linear as the net dipole moment. कहने का मतलब सीधा सीधी हो गया, ये डायपोल मोमेंट जो है हमें पोलैरिटी बताता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताता है, और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनका डिफर करता है। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर towards itself is called electronegativity, while electron gain enthalpy is the energy change that occurs for the process of adding an electron to a gaseous
isolated atom to convert into a negative ion, that is to form a monovalent anion. Electron gain enthalpy and electronegativity both measure the power. First of all listen कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कहेंगे जो बॉन्डेड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसको कहेंगे? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, मतलब जिसके ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है इस दोनों के अंदर में, आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को, मतलब एटम को एनायनिक करने के लिए उसको गैसियस एटम में ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो मोनोवैलेंट एनायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस दोनों का जो मेजर करोगे ना आप, तो वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है। बट द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज कंसर्न विद आइसोलेटेड गैसियस एटम while electronegativity is concerned with the atom in combination. अब याद रखना इस दोनों का जो मेन डिफरेंस यही है कि देखो दोनों कंबाइन करता है नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो सीधे एटम को कंबाइन करता है अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, वो गैसियस एटम से रिलेशन रखता है, वो गैसियस एटम में जाने के बाद एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। In a heteroatomic molecule, the shared pair of electrons between the two atoms get displaced more towards the electronegative atom. The resultant covalent bond is polar. Covalent bond, example, in hydrogen fluoride. The electron pair is displaced towards the fluorine due to the high electronegativity of fluorine atom. Hence, hydrogen develops a partial positive charge while fluorine develops a partial negative charge. So you can see here hydrogen delta positive and fluorine delta negative. तो ये है सुटेबल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर में था तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन यह कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इसमें पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल केटायन पार्शियल एनायन। अब देख लीजिए, अरेंज द बॉन्ड ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स, लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। इसको जो है फजन्स रूल के अकॉर्डिंगली आपको आयनिक कैरेक्टर के रूप में बताना है। तो देख लीजिए एज पर फजन्स रूल, सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड का, उसके कम पोटेशियम ऑक्साइड, उससे कम क्लोरीन डाइफ्लोराइड, उससे कम सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे कम नाइट्रोजन का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड एज शोन बिलो इज करेक्ट बट सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन इनकरेक्टली, राइट द करेक्ट लिविज स्ट्रक्चर फॉर एसिटिक एसिड। अब देख लीजिए यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये आपको ड्रॉ करके दिया, आपको बस इसमें बताना है कि कौन सा बॉन्ड इनकरेक्ट है। तो देख लीजिए, आप सब जानते हैं हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है और यहाँ पर ऑलरेडी 4 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया, तो ये बॉन्ड गलत है, ये जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज square planar with the 4 hydrogen atoms at the corner of the square and carbon atom at its center. Explain why CH4 is not square planar. In CH4 only bond pairs are there are no lone pairs are present, so that to attain more stabilized structure it arranges itself tetrahedral geometry with a greater bond angle of 109 degree rather than a square planar geometry with lesser bond angle of 90 degree. अब सीधा सीधा आपको याद रखना है, मीथेन में एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, जिस कारण से यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रीफर करता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। एक्सप्लेन व्हाई BeH2 molecule has a zero dipole moment although BeH bonds are polar. The dipole moment case of BeH2 is 0. This is because the two equal bond dipole point is opposite direction and hence cancel the effort of each other. अब जानते हैं कि equal and opposite charge cancel each other, that's why the dipole moment is 0. Which out of NH3 and NF3 has a higher dipole moment and why? Both the molecules NH3 and NF3 have pyramidal shape with a lone pair of electrons on nitrogen atom. Although fluorine is more electronegative than nitrogen, the resultant dipole moment of ammonia 4.90 into 10 to the power minus 13 coulomb meter is greater than that of NF3 0.8 into 10 to the power minus 30 coulomb per meter. This is because in case of ammonia the orbital dipole due to the lone pair is in the same direction as the resultant dipole moment of nitrogen hydrogen bond, whereas in NF3
the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of the three NF3 bonds. The orbital, because of the lone pair, decreases as the effect of the nitrogen fluorine bond moment will result a low dipole moment of NF3 as you can see here. अब आप बता सकते हैं कि क्यों NH3 और NF3 में NF3 का हायर डायपोल मोमेंट है, क्यों? तो आप NF3 का कम है और NH3 का ज़्यादा है। ये रीज़न यही है कि NF3 में दो इक्वल एंड अपोजिट है तो वो कैंसिल करेगा, और एक जो है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन के ऊपर में एक लोन पेयर है। रही बात अमोनिया की, तो अमोनिया में एक लोन पेयर है तो वो भी नाइट्रोजन को ऊपर की तरफ खींचता है, और हाइड्रोजन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो वो भी उसको ऊपर की तरफ है, जिस कारण से अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट है 4.9 इंटू 10⁻³ है और NF3 का 0.8 इंटू 10⁻³ कूलम-मीटर है। तो ये था हमारा 23 नंबर का आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? Describe the shape of sp, sp2, sp3 hybrid orbitals. Hybridization can be defined as the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. Salient features of hybridization. The main features of hybridization are as under. The number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbitals that undergo hybridization. The hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape. The hybrid orbitals are more effective in the formation of stable bonds than the pure atomic orbitals. These hybrid orbitals are directed in the space in some preferred direction to have minimum repulsion between the electron pairs and thus have a stable arrangement. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecule. सबसे पहले hybridization क्या है? ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। दो प्योर ऑर्बिटल्स को मिला करके जो न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होता है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स जो आपने अभी देखा कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप में होते हैं। ये जो स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और सबसे ज़्यादा ये ज्योमेट्री जो शेप डिस्क्राइब करते हैं इसके पीछे एक रीज़न है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। And some more important conditions for hybridizations are only those orbitals are present in the valence shell of the atom which go under the hybridization. The orbitals undergo hybridization should have almost equal energy. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. It is not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization. In some cases, even filled orbitals of valence shell take part in hybridization. So, ये उसके कुछ important terms and conditions थे। Shape of hybrid orbitals अब देख लीजिए। sp hybridization, 1s and 1p orbitals of an atom intermixing give 2 sp hybrid orbitals making the bond angle 180, and each they will bond angle with each other. Each hybrid orbital has 50% s character and 50% p character. So molecules having such type of hybridization in the central atom have linear geometry with the bond angle 180 degree. ये देख सकते हैं आप sp, सिर्फ ये sp hybridizations के कुछ examples हैं, आप easily देख सकते हैं BeCl2। अब आ जाइए sp2 hybridization, 1s and 2 orbitals of an atom intermixing with 3 sp2 hybrid orbitals which are directed towards the corner of an equilateral triangle making an angle of 120 degree with each other. Each hybrid orbital has 33.3% of s and 66.7 character of p orbital. The molecules such type of hybridization in the central atom are expected to have triangular planar geometry with bond angle 120 degree. Examples of triangular planar or sp2 hybridization. sp2 hybridization 1s and 2p, and sp3 hybridization 1s and 3p orbitals of an atom intermixing giving 4 sp3 hybrid orbitals which are directed towards the corner of a regular tetrahedron making an angle of 109 degree and 28 minutes. Each hybrid orbital has 25% character of s and 75% character of p. The molecule having such type of hybridization in the central atom are expected to have tetrahedral geometry with the bond angle of 109 degree and 28 minutes.
Examples of sp3 hybridization. So this was our question number 24. Now we are moving towards the question number 25. Question number 25 is, describe the change in hybridization if any of the aluminum atom in the following reaction. Aluminum trichloride plus chloride minus AlCl4 minus. There is a change in hybridization from sp2 to sp3. In aluminum trichloride, aluminum is sp2 hybridized. In aluminum trichloride, this has 3 sp2 hybrid orbitals and a vacant unhybrid p orbitals. When aluminum tetrachloride is formed, aluminum undergoes sp3 hybridization and thus chlorine minus overlap with the 4th orbital. Question number 26. Is there any change in the hybridization of boron and nitrogen atoms as the result of the following reaction? Bf3 plus NH3 is equal to F3B NH3. In BF3, B is sp2 hybridization and one vacant p orbital which get filled by the accepting a lone pair of electron present on the nitrogen atom of ammonia. Nitrogen in this acts as a donor atom and BF3 act as a acceptor atom. So hybridization of B in BF3 changes from sp2 to sp3, whereas there is no change in hybridization of nitrogen in ammonia in the adduct. So this was the answer of 26. Now question number 27. Draw the diagram showing the formation of a double bond and a triple bond between the carbon atoms C2H4 and C2H2 molecules. So you can easily draw the C2H4 and C2H2 molecules diagram, right?